हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 10th ऑफ नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। सो गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर उसी के अकॉर्डिंग अपन न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी कि ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा, अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर हम लोग जानेंगे कि अक्टूबर के महीने में, अभी जो अक्टूबर महीना निकला है ना, इस महीने में साइक्लोन्स क्यों नहीं देखने को मिले, चक्रवात क्यों नहीं देखने को मिले, राइट। तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। बट इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप क्या कीजिए, अभी के अभी तुरंत 31 जुलाई 2020 के लेक्चर में जाइए,
और 1 मिनट 36 सेकंड पर आप इस टॉपिक को पढ़िए। साइक्लोन्स का ये टॉपिक है, हुरिकेन्स का टॉपिक है। इसमें मैंने समझाया हुआ है आप लोग को डिटेल में कि साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इवन साइक्लोन्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मैं चाहूंगा कि अभी के अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत पहले उस टॉपिक को देख लो आप, और उसके बाद फिर ये वाले टॉपिक को आप समझना, जिससे कि क्या होगा कि तुरंत अभी के अभी आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देख लिया है एक बार तुरंत रिवाइज कर लो 2x की स्पीड में जाकर। राइट, सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 31 जुलाई 2020 सर्च करना है और उसके आगे मेरा नाम लिख देना, कमलाक्ष। तो जो भी अब आपकी सर्च लिस्ट होगी उसमें जो सबसे पहला वीडियो होगा ना वो ये अपना ही वीडियो होगा 31 जुलाई का। इस वीडियो के 1 मिनट 37 सेकंड पे ये टॉपिक आपका खुल जाएगा, तो इसको जरूर तुरंत जाकर देखो, फिर आगे समझना आपकी। जैसे इसको देख लोगे तो आपको एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएंगे कि साइक्लोन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है ना। तो अभी हमने जो ये न्यूज जो ये आर्टिकल आया है इसमें मेंशन किया जा रहा है कि काफी इस बार अक्टूबर के महीने में, जो कि हम लोग को जनरली देखने को मिलता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पीरियड में साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है। राइट, बट इस बार इस साल साइक्लोन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ बे ऑफ बंगाल और ना ही अरेबियन सी में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। यूजुअली साइक्लोन जो है वो कब हम लोग को देखने को मिलते हैं और ये इंडियन कोस्ट पर कब हिट करते हैं, तो देखो 80 साइक्लोन्स बनते हैं पूरे दुनिया भर में, 80 साइक्लोन्स, ठीक है। और इनमें से 5 साइक्लोन्स हमारे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हैं। अगर इसको टुगेदर हम लोग देखें, यानी कि एक साथ देखें, तो नॉर्थ इंडियन ओशन पर ये 5 साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। और 80 साइक्लोन्स पूरे दुनिया भर में बनते हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और नॉर्थ इंडियन ओशन पे जो साइक्लोन्स जो होते हैं वो बाई मॉडल के होते हैं, बाई मॉडल नेचर के हम लोग को देखने को मिलते हैं। राइट, इसके अलावा 2 सीजन्स पे ये बनते हैं साइक्लोन जनरली, एक तो प्री मानसून और दूसरा पोस्ट मानसून। अप्रैल से लेकर जून के पीरियड में आपको साइक्लोन बनते हुए नजर आएंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर के पीरियड में आपको साइक्लोन बनते हुए आएंगे। इन 2 पीरियड में मई मंथ जो होता है ना और नवंबर मंथ जो होता है, ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटी हम लोग को देखने को मिलती है। बट अभी जो अक्टूबर बीता है इसमें कोई भी साइक्लोनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, साइक्लोन डेवलप नहीं हुआ है इस बार। तो उसका कारण क्या है, तो ओशियन डिस्टर्बेंस। ओशियन डिस्टर्बेंस जब एंटर करता है बे ऑफ बंगाल में साउथ चाइना सी से, तब उस समय साइक्लोन डेवलप होते हैं। बट अभी क्या हुआ एट प्रेजेंट, अभी कोई भी ऐसा सिस्टम हम लोग को नहीं देखने को मिला जो कि इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड नहीं था, इतना प्रबल नहीं था कि वो साइक्लोन बना सके। तो ये एक इशू आया था कि ओशियन डिस्टर्बेंस जो था वो इतना सही नहीं था, इंटेंसिफाइड नहीं था कि वो साइक्लोन को डेवलप कर सके, जनरेट कर सके। क्योंकि मैंने भी आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया कि आप ये वाला टॉपिक देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि साइक्लोन बनते कैसे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसलिए पहले मैंने आपको बोला था, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होना जरूरी था। तो इतना हम लोग को नहीं देखने को मिला कि ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ जो कि साइक्लोन को बना सके। तो एक ये वजह। दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि वीक ला नीना था। देखो अपन ने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि ला नीना क्या होता है। ला नीना अपने साथ बारिश लेकर आता है, फ्लड लेकर आता है। करीब 10 सालों से ला नीना का इंसिडेंस हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। बट अभी जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं इनका कहना यह है कि ला नीना का फॉर्मेशन अगले साल होगा, यानी कि इस साल से होना शुरू हो जाएगा और 2021 में भी ला नीना इवेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। बट अभी तक ला नीना नहीं होता है। और ला नीना मैंने आपको बताया कि वो अपने साथ फ्लड लेकर आता है, बाढ़ लेकर आता है। बाढ़ कैसे लेकर आता है, क्योंकि अपने साथ बादल लेकर आता है। और बादल इसके पास कहां से आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइक्लोन बनते हैं और साइक्लोन अपने साथ बादल लेकर आते हैं। अगर अभी आप ये वाला जाकर वीडियो देख लोगे, अगर आपने देख लिया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे जो साइक्लोन से अपने साथ बादल लेकर आते हैं, क्योंकि साइक्लोन जब आते हैं ना तब बारिश होती है। राइट, तो ये एक वजह हम लोग को देखने को मिलती है। तो ला नीना वीक होने का भी एक कारण है कि यहां पर साइक्लोन डेवलप नहीं हुए अक्टूबर के महीने में। इसके अलावा मैडन जूलियन ऑसिलेशन ईस्टवर्ड मूविंग साइक्लिक वेदर इवेंट होता है, ईस्ट की तरफ जाता हुआ साइक्लिक वेदर इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, ट्रॉपिक्स के आसपास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही हम लोग को देखने को मिलता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन। राइट, और ये रेनफॉल, विंड्स, सी सरफेस टेम्परेचर, क्लाउड्स, इन सबको ये इन्फ्लुएंस करता है। राइट, और ये 30 से लेकर 60 दिन की इसकी ये साइकिल होती है मैडन जूलियन ऑसिलेशन की, हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि इस एरिया पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया पर जो है वो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। तो ये इसका भी इन्फ्लुएंस हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिला था। राइट, तो ये कुछ वजह है मेनली मोटे मोटे तौर पर ओशियन डिस्टर्बेंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, और वीक लानीना और मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये 3 चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन 3 चीजों के कारण ही हम लोग को देखने को मिला कि ये जो अक्टूबर के महीने में साइक्लोन जनरेट नहीं हुए। बट मेन चीज जो है जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएगी वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। राइट, तो ये चीज अपन ने देखी यहां पर। अब बात करेंगे नेशनल वाटर अवार्ड्स के बारे में, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में। बताया जा रहा है कि नवंबर में दूसरा नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो प्रस्तुत किया जाना है
और ये अवार्ड दिया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेनेशन के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। और ये अवार्ड काफी सारी कैटेगरीज में दिया जाएगा, जैसे कि बेस्ट स्टेट, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट न्यूज़पेपर, बेस्ट एनजीओ, बेस्ट इंडस्ट्री, और भी काफी सारी ऐसी कैटेगरी हैं इंक्लूडिंग सब कैटेगरीज। तो इसमें ये अवार्ड दिया जाना है। अब जब ये अवार्ड दिया जाएगा तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट चीज लगेगी तो मैं आप लोग को यहां पर अपडेट कर दूंगा। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मदरसास, मदरसास क्या होता है गाइस? तो ये इस्लामिक स्कूल होता है, राइट। तो अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश के अंदर जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर मुस्लिम्स, तो उनके लिए मदरसास हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी कि अब से ट्रांसजेंडर मुस्लिम्स मदरसास में पढ़ पाएंगे, राइट। ये पहला इस्लामिक स्कूल हम लोग को ट्रांसजेंडर मुस्लिम्स के लिए देखने को मिल रहा है बांग्लादेश के अंदर। और ये पहला स्टेप है कि जिसके चलते इंटीग्रेट किया जा रहा है डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी को सोसाइटी के अंदर। आप जानते हैं कि ना ही सिर्फ बांग्लादेश की बात है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं ट्रांसजेंडर्स। तो ये एक स्टेप है, एक कदम हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके तहत ट्रांसजेंडर्स को सोसाइटी में शामिल किया जा रहा है, राइट। यानी कि एक स्टेप है उनको शामिल करने का सोसाइटी के अंदर, कि सोसाइटी उनको मतलब अच्छे से एक्सेप्ट करे और वो एजुकेशन वगैरह हासिल कर सके, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन वो फेस ना कर पाए। तो एक अच्छा मतलब एक अच्छा स्टेप हम लोग को बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज में। यूपीएससी भी पूछ सकती है, तो थोड़ा सा इसका बस आइडिया रखिएगा आप। इवन मेंस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो खत्म करने के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो एनएफएसए से रिलेटेड है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड। तो देखिए अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि सरकार ने 4.39 करोड़ फर्जी राशन कार्ड जो कि एनएफएसए से लिंक्ड थे उसको हटा दिया है। तो ये काफी शानदार चीज करी है सरकार ने करप्शन को दूर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो फर्जी राशन कार्ड है उनसे काफी ज्यादा करप्शन होता है। अब एनएफएसए के अंदर कैसे करप्शन होता है, तो आप जानते हैं कि राशन कार्ड दिखाकर जो गरीब लोग जो होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको काफी कम रेट में चावल खाना, यानी कि पूरी उनकी जो मील है, चावल दाल सब्जी वगैरह, ग्रेन्स वगैरह, तो ये काफी, सब्जी नहीं इन द सेंस ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो काफी कम रेट में, सब्सिडाइज रेट में उनको ये सब चीजें मिलती है, अनाज मिलता है उनको, राइट। 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से अनाज प्रोवाइड किया जाता है। अब जिन लोग के पास ये फर्जी राशन कार्ड होगा वो क्या करेंगे, वो अनाज तो फेयर प्राइस शॉप से ले लेंगे और फिर उसको बाहर मार्केट में बेचेंगे जिससे कि उनको अच्छा मुनाफा हो सके। तो ऐसी चीज हो रही है इस प्रकार के मतलब फर्जी राशन कार्ड के थ्रू। तो इस चीज को रोका गया और मतलब 4.39 करोड़ कितना ज्यादा है ये आप खुद ही जानो कि अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं तो 10 लाख भी अगर राशन कार्ड है तो हर महीने के करोड़ों रुपए सामने वाला व्यक्ति छाप सकता है, करोड़ों रुपए 10 लाख राशन कार्ड से। अब करोड़ों कैसे, तो देखो एक राशन कार्ड के अंदर काफी सारी फैसिलिटी जो है वो गरीबों को प्रोवाइड की जाती है, तो उसका वो गलत उपयोग कर सकता है, ना ही सिर्फ एनएफएसए के अंदर बल्कि और दूसरी चीजों में भी उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि इनका ये बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, राइट, जनधन अकाउंट के थ्रू राशन कार्ड की मदद से, और वहां पर फिर ब्लैक मनी वगैरह अपने रखवा सकता है, उसका ट्रांसफर वगैरह करा सकता है इस प्रकार से, राइट। यानी कि इसके पास जो काला पैसा है वो थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके अपने हर एक अकाउंट में रखेगा, तो किसी को पता भी नहीं लगना कि थोड़ा पैसा रहेगा, क्योंकि एक साथ अगर ज्यादा पैसा रखा जाएगा अकाउंट्स के अंदर तो पता लग जाता है, राइट, मतलब दिखाई देने लगती है वो सब चीजें। तो इस प्रकार की एक्टिविटी भी ये सामने वाला व्यक्ति कर सकता है। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ होता है, पता है, इस प्रकार के फर्जी बाड़े बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, तो अभी इसको रोकने का एक प्रयास हम लोग को देखने को मिला है। तो काफी अच्छी मतलब स्टेप है सरकार का, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसको जो भी आप टॉपिक पढ़े उसको सिर्फ सीमित उस टॉपिक के ऊपर ना पढ़े, राइट, आपको सीमित नहीं होना है। यानी कि यहाँ पर एनएफएसए की बात हो रही है, एनएफएसए के अंदर हमने देखा कि मतलब जो राशन कार्ड थे सरकार ने उसको हटाया। अब सरकार ने तो राशन कार्ड को हटाया, फर्जी राशन कार्डों को, राइट। तो राशन कार्ड की मदद से जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो और भी एरियाज पर फ्रॉड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी चीजों को देखना है, राइट, क्योंकि यही चीज, क्योंकि सभी लोग तो सिर्फ एनएफएसए के बारे में मेंस में लिखते रहेंगे, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर अपने आंसर में कुछ अलग से चीजें मेंशन करेंगे तभी तो सब में से आपका आंसर डिफरेंट होगा। और यही तो डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस का मतलब बिल्कुल ऐसा अपोजिट नहीं आना है, राइट, मतलब लॉजिकल चीजें के ऊपर अगर आप लिखोगे, मेंशन करोगे, प्रैक्टिकल चीजें लॉजिकल चीजों के ऊपर, और जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आप एग्जिस्ट कर रही है, देखने को मिल रही है, इसलिए तो मैं आप कोशिश करता हूं कि काफी सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको लिंक करवाऊं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके एक अच्छा। तो यही है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में लिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
चलो एनीवेज ये वाली बात हो गई, इसके बारे में आपको आइडिया तो लगा होगा कि किस प्रकार से आपको अपने मेंस के आंसर लिखने हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर मेंस के आंसर के बारे में गाइडेंस दो। मैं आपको डेली लेक्चर्स में देता हूं, आप ध्यान से सुनो तो और उसको अप्लाई तो करो। चलो आगे की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की यहां पर बात हो रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच के थ्रू, और ये इंश्योर करना कि एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सके, यानी कि क्वांटिटी वाइज भी फूड और क्वालिटी वाइज भी फूड अफोर्डेबल प्राइस में जो है वो गरीबों को मिल सके, जिससे कि वो अपनी लाइफ जो है विद डिग्निटी जो है वो सस्टेन कर सके। राइट, इसके फीचर्स की बात करें, इसके फीचर में कवरेज एंड एंटाइटलमेंट अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि टारगेटेड पीडीएस, की गरीबों को टारगेट करते हुए ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि फेयर प्राइस शॉप जो होती है, जिसको अपन राशन शॉप बोलते हैं। राइट, तो वहां से गरीबों को अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। राइट, और ये टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है और 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करता है। गांव क्षेत्र में 75% कवर करता है और अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में 50%। इसके अलावा काफी कम कीमत में गरीबों को खाना ऑफर किया जाता है। इनको 5 किलोग्राम हर महीने फूड ग्रेन्स ऑफर किया जाता है इस NFSA के थ्रू। राइट, और साथ ही साथ एक चीज ये याद रखना कि 35 किलो भी फूड ग्रेन्स ऑफर किया जाता है, हर एक हाउस होल्ड को ऑफर किया जाता है। यहां पर याद रखना कि 5 किलोग्राम तो हर एक गरीबों को मिलेगा ही मिलेगा, बट गरीबों में से भी जो गरीब लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको 35 किलो मिलता है। बट हर एक इंडिविजुअल को 35 किलो नहीं, उनके एक परिवार को 35 किलो मिलता है और उस हाउस होल्ड को 35 किलो मिलता है। राइट, ये मिलता है अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू। जो गरीबों में भी गरीब हम लोग को जो नजर आते हैं, उनको ये 35 kg उनके घर में प्रोवाइड किया जाता है। राइट, राशन। इसके अलावा सब्सिडाइज प्राइस में मिलता है ये, जैसा मैंने भी आपको बताया कि चावल जो है वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है, गेहूं जो है वो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, कोर्स ग्रेन्स वगैरह जो है वो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है। इसके अलावा हाउस होल्ड्स को कौन आइडेंटिफाई करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NFSA के अंदर मतलब किसको ये राशन देना है, किसको ये सुविधा देनी है, कौन बेनिफिशियरी बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज, तो ये डिसाइड करती हैं। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को डिसाइड नहीं करती है, हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने का उनका काम नहीं होता। मेन जो काम है हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने का, वो राज्यों का है या यूनियन टेरिटरीज का हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को। जो बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 14 साल की होती है, तो उनको अलग से न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलता है। राइट, उनके न्यूट्रिशन के लिए जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट के अंदर कुछ कुछ अलग अलग फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे दूध दिया जाता है। राइट, एग्स वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये अलग से उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन पर्याप्त मिल सके, क्योंकि ग्रोइंग एज जो होती है बच्चों की वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। राइट, क्योंकि उस एज में बच्चों की मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है। राइट, आपको पता होगा इसके बारे में, तो ये इसके लिए यहां पर करती है सरकार। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती हैं या लैक्टिंग मदर्स, यानी कि जिन मदर्स का न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो अपने बच्चों को फीड करती हैं, जो तो वो लैक्टिंग मदर्स होती हैं। राइट, तो ये जो मदर्स हैं इनको भी मील्स प्रोवाइड किया जाता है और प्रिस्क्राइब न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज की जाती है। और ये पूरी चीज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस और मिड डे मील स्कीम के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है। जो बच्चे हैं स्कूल्स के अंदर, मैंने अभी आपको बताया ना, दूध और अंडे वगैरह उनको स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं मिड डे मील स्कीम्स के तहत। इसके अलावा मालनरिश जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 साल तक की हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको और भी हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब उनको दिया जाता है अलग से। राइट, और भी जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन हो, स्पेशली टारगेट किया जाता है कि कौन कौन बच्चे कुपोषित हैं, तो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में मिल सके उनको, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर उनके लिए रखी जाती है, उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है। यहां पर जो प्रेग्नेंट महिला जो होती हैं या लैक्टिंग मदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनका न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो मदर बेबी को फीड करती हैं, तो वो लैक्टिंग मदर्स होती हैं। तो ये जो मदर्स हैं इनको 6,000 रुपए का भी मैटरनल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, इनको 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी है। राइट, हम लोग को देखने को मिलता है कि हर जगह जो है वो घर में मेल सदस्य जो है उनका नाम सामने रखा जाता है। बट यहां पर जब रजिस्टर किया जाता है एक हाउस होल्ड को इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए, या फिर इस कानून के तहत जो रजिस्टर होते हैं हाउस होल्ड, तो उसमें
राशन कार्ड के अंदर जो मेन जो सदस्य होंगी वो महिला होंगी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होंगी। तो ये चीज यहां पर बताई गई है कि जो भी एल्डेस्ट महिला होंगी उस घर के अंदर उनकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए, तो उनको इशू करवाया जाता है। और ये मेन सदस्य होती हैं हाउस होल्ड के अंदर राशन कार्ड की, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का नाम यहां पर लिखा होता है। तो ये चीज इस प्रकार से भी एक वुमेन एम्पावरमेंट का क्लॉज भी इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी यहां पर मौजूद है कि अगर किसी को कोई कंप्लेन वगैरह लिखवानी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी कंप्लेन जो है वो लिखी जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा आपने जनरली देखा भी होगा कि ये जो पीडीएस शॉप वाले जो लोग होते हैं, राशन जो प्रोवाइड कराते हैं, राइट, तो इन लोग कई बार जो है वो कुछ लोगों को देते नहीं है राशन वगैरह, अपनी मनमानी चलाते हैं और कई बार करप्शन वगैरह इस प्रकार का भी देखने को मिलता है, बदतमीजी देखने को मिल जाती है। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी रखा है जिसके चलते लोग बाग यहां पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है फिर। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होता है और जो हैंडलिंग का जो खर्चा होता है फूड ग्रेन्स का, और फेयर प्राइस शॉप के जो डीलर होते हैं उनका जो मार्जिन होता है, ये पूरा का पूरा खर्चा जो होता है वो उठाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाती है, यानी कि जो वेयर हाउस से जो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है अलग अलग राशन की दुकान तक जो ये पूरा सामान जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस जो राशन की दुकान में जो लोग काम कर रहे होते हैं, राइट, कर्मचारी वगैरह, तो उनका जो मार्जिन वगैरह होता है, ये पूरा का पूरा जो खर्चा है पूरा हैंडलिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का और मार्जिन का, फेयर प्राइस शॉप के जो कर्मचारी है उनका, तो ये पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है, केंद्र सरकार उठाती है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी हम लोग को देखने को मिलती है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पूरे जो रिकॉर्ड्स होते हैं ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हो, चाहे वो सोशल ऑडिट्स के हो, या फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि विजिलेंस कमिटी को भी सेटअप किया जाता है, जिससे कि पूरी चीज जो है वो मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, कि कहीं पर भी किसी प्रकार का घोटाला ना हो, राइट। तो इसलिए ये पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फूड सिक्योरिटी अलाउंसेस की भी अगर अपन बात करें तो यहां पर ये भी ऐसा है कि जैसे कि कोई एलिजिबल बेनिफिशियरी है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बट उसको ग्रेन्स नहीं मिल पाए किसी कारणवश, तो उसके अकाउंट में जो है वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसे में ये ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जैसे कि जिस रेट पे उनको जो मिल रहा है, जैसे कि 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में उनको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक महीने अगर किसी को राशन नहीं मिला तो उसके अकाउंट में 3 रुपए 2 रुपए डाल दिए सरकार, नहीं, जो रेट मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पैसे जो है वो उनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये वाली चीज भी है इस प्रकार की कि अगर उनको नहीं मिल पाता है फूड ग्रेन वगैरह, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उनके अकाउंट में पैसा आएगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो राशन शॉप गए नहीं लेने और फिर वो चाहें कि पैसा आ जाए, नहीं, उनको राशन शॉप तो जाना पड़ेगा लेने। बट किसी वजह से अगर राशन शॉप बंद है, राशन शॉप तक सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, सप्लाई की कमी आ गई, तब उस कंडीशन में जिनको ये मिला नहीं है फूड ग्रेन्स वगैरह, तो उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी सरकार। तो ये वाली चीज भी है यहां पर बताई गई है। इसके अलावा जो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो भी अथॉरिटीज हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर के रिकमेंडेशन का पालन नहीं करती हैं, राइट, अपनाती नहीं है उनके रिकमेंडेशन को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, पेनाल्टी लगती है उनके खिलाफ, और कार्रवाई करती है स्टेट फूड कमीशन, राइट, प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज भी यहां पर हम लोग को देखने को मिली है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक एनएफएसए से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। सर्विसेज का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक पंचायती राज, डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में इवन अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियरली लिखा हुआ है पंचायती राज आपको पढ़ना है। तो हरियाणा के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार चीज हुई है, एक बिल इन्होंने पास कर दिया है, जिस बिल के तहत अब हरियाणा के अंदर जो पंचायत के मेंबर्स हैं, जैसे सरपंच हो गए और पंचायत समिति जो हम लोग को देखने को मिलती है ब्लॉक लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम लोग को जिला परिषद देखने को मिलता है, तो इसके जो सदस्य होते हैं, अब एक बार ग्राम सभा इनको जब इलेक्ट कर लेती है तो इलेक्ट करने के बाद इनको वापस भी बुला सकती है अब, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पोजीशन से निकालने का भी काम अब ग्राम सभा के कंट्रोल में आ चुका है अब। तो बहुत ही शानदार चीज ये बताई जा रही है, क्योंकि देखो अक्सर हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति वोट मांगने के लिए तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करता है, जैसे ही वोट मिल गया, उसको पावर में आ गया सामने वाला, उसके बाद वो फिर जनता को भूल जाता है, फिर वो अपने एटीट्यूड में आ जाता है, टशन में आने लगता है, वो घूमता भी है तो बिल्कुल मतलब इग्नोर करते हुए घूमता पब्लिक को कि भाई मैं ऊंचा इंसान हूं, मतलब मैं बड़ा इंसान हूं, राइट। तो वो एकदम वो अथॉरिटी टाइप का रोल प्ले करने लगता है और अपने आप को दूसरे लोगों को तुच्छ समझने लगता है, राइट। जैसे आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, कुछ लोग ऐसे नहीं होते एकदम से थोड़ा पैसा क्या आ गया, थोड़ी पावर क्या आ गई, एकदम बदल जाते हैं, इंसान ही बदल जाता है अपने आप, राइट। तो ऐसा तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है काफी सारे लोगों के साथ। अब क्या बताएं, मतलब पहले भी एक्सपीरियंस किया था कई जगह, बट ठीक है, चलो होता है, आपने भी नॉर्मल सी बात है, एक्सपीरियंस किया होगा, यानी काफी सारे लोगों की फितरत ऐसी होती है कि थोड़ा बहुत कुछ पावर क्या आई, थोड़ा बहुत पैसा क्या आया, बदल जाते हैं लोग बात। तो यही चीज है कि यहां पर भी ऐसी हो रहा था कि एक बार इलेक्ट हुए
पंचायत के मेंबर्स, और उसके बाद फिर वो काम कर नहीं रहे ढंग से, राइट, यानी कि बैठ गए हैं, वो आराम फरमा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो उस बीच प्रॉब्लम क्या होती थी कि इनको निकालने का कोई क्लॉज नहीं हुआ करता था। बट अब ये चीज बताई जा रही है कि हरियाणा के अंदर अब ग्राम सभा जो है वो इनको हटा सकती है पावर से, राइट। तो राइट टू रिकॉल ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्राम सभा को मिला है राइट टू रिकॉल मेंबर्स, राइट, यानी कि वापस बुलाने का अधिकार जो है वो मिला है अब ग्राम सभा के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये हरियाणा पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020 जो पास किया गया है उसके तहत प्रोवाइड किया जा रहा है। अमेंडमेंट का मेन मकसद यह है कि अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, जवाबदेही को इंक्रीज करना, कि एक बार सामने वाले रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लिया तो फिर वो अकाउंटेबल है, राइट, ग्राम सभा के लिए बताएगा वो कि ये कार्य उसने क्यों नहीं किया, या फिर वो अपनी मनमर्जी से कोई कार्य कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, तो उसका आंसर उसको देना है। तो उसको अकाउंटेबल और ज्यादा बनाने के लिए ये चीज की गई है हरियाणा के अंदर, याद रखिएगा। राइट टू रिकॉल, इस बिल के अंदर क्या क्या चीजें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज राइट टू रिकॉल मेंबर्स वाली, कि जो भी मतलब एक बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो भी मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो उनको वापस उनकी पोजीशन से हटाया भी जा सकता है। और इसके अलावा दूसरा इस बिल के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं को प्रोवाइड कराना है इन लोकल बॉडीज के अंदर, और साथ ही साथ 8% रिजर्वेशन उन लोगों को प्रोवाइड कराना है जो बैकवर्ड क्लासेस में से भी डिसएडवांटेज ज्यादा है, यानी कि और ज्यादा डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी होती है बैकवर्ड क्लासेस में से भी, तो उनको रिकॉग्नाइज करके उनको 8% रिजर्वेशन यहां पर प्रोवाइड कराना है, राइट, यानी कि ये रूरल बॉडीज के अंदर। साथ ही साथ अलाउ किया गया है कि विलेज सरपंच जो होते हैं और जो मेंबर्स ब्लॉक लेवल पंचायत समिति के जो होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, इनको वापस बुलाया जा सकता है, इनको वापस हटाया जा सकता है पोजीशन से अगर वो परफॉर्म करने से फेल हो जाते हैं तो पूरा प्रोसीजर किस प्रकार से होगा, तो देखो सरपंच और ये जो दो बॉडीज के जो मेंबर्स जिसके बारे में भी मैंने चर्चा करी, तो ये जो मेंबर्स हैं इनको अगर निकालना है तो क्या होगा, तो ग्राम सभा या फिर वार्ड के जो मेंबर्स होंगे, तो उसमें ये चाहिए कि जो टोटल ग्राम सभा के मेंबर या टोटल जो वार्ड के जो मेंबर है उनके 50% जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं 50%, उनको पहले तो लिखित में देना पड़ेगा कि इनको प्रोसीडिंग जो है वो शुरू करनी है, कार्रवाई जो है वो इनको शुरू करनी है इस सामने वाले, यानी कि जिस भी व्यक्ति को ये निकालना चाहते हैं, जिस भी मेंबर को निकालना चाहते हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर इनको कोई कार्रवाई करनी है इनको निकालने की, तो इनको पहले 50% मेंबर को लिखित में देना होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, सीक्रेट बैलेट होगा। फिर क्या होगा कि 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। 2/3 मेंबर जो है अगर इस पूरे ग्राम सभा के, वो अगर सीक्रेट बैलेट के थ्रू सामने वाले व्यक्ति जिसको हटाना है उसके अगेंस्ट अगर वोट कर दें तो सामने वाले व्यक्ति को हटा दिया जाएगा। काफी शानदार चीज है ये, बेसिकली लोकल बॉडीज को अकाउंटेबल बनाने की। डेफिनेटली मेंस में भी लिखिएगा आप, और प्रीलिम्स में अगर आता है तो हरियाणा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। काफी शानदार चीज लगी मुझे। आपको कैसी लगी आप अपना ओपिनियन भी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा जरूर। इसके अलावा 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, तो इस पर भी अपन बात कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस होना चाहिए सभी लोकल बॉडीज में इंडिया के अंदर, ये चीज यहां पर बताई गई है। सेटअप करना है स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन को और फाइनेंस कमीशन को। मैंडेटरी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है दलित्स को, आदिवासी को, सभी लोकल बॉडीज के अंदर, राइट। और ये उनकी पॉपुलेशन का जो शेयर है टोटल उसके प्रोपोर्शनेट में ये चीज प्रोवाइड करानी है रिजर्वेशन। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देना। अभी यहां पर अपन ने क्या देखा कि हरियाणा के अंदर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को प्रोवाइड करने की बात की गई, वैसे जो मैंडेटरी जो प्रोविजन है वो 33% रिजर्वेशन का। ये भी चीज आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी को सेटअप करना है, और जो कि रूरल और अर्बन बॉडीज के प्लान्स को कंसोलिडेट कर सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है, जो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के अंदर, मैंडेटरी प्रोविजन के अंदर आता है कि ये चीज तो हर जगह चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने लास्ट में आपको ये होमवर्क देना भूल गया हूं, नहीं दिया है, आप लिख लो कहीं पर अभी के अभी। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है आज ही, ठीक है। तो ये था पूरा टॉपिक। हरियाणा के अंदर काफी शानदार चीज देखने को मिल रही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज पाई गई है, तो हमारी कंट्री के अंदर अराउंड 92% जो कस्टमर्स हैं, कौन से कस्टमर, जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनके पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, यानी कि उनके घर के पास खंबे वगैरह अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है, ग्रिड्स वगैरह मौजूद है, राइट, उनके घर के 50 मीटर के डिस्टेंस में। तो ये चीज 92% कस्टमर्स ने रिपोर्ट करी है। बट
सभी 92% कस्टमर्स के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है क्योंकि उनका घर जो है वो नियरेस्ट खंबे से काफी दूर है, राइट। तो ये एक चीज है, एक प्रॉब्लम अपन ने देखी। एक तो अच्छी बात ये है कि अभी ऑलमोस्ट काफी सारी जगहों पर खंबे जो है वो लग चुके हैं, ग्रिड्स वगैरह लग चुके हैं, बट उन ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगों के घर तक अभी भी नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि इस प्रकार की चीजें भी आपको रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में पता होनी चाहिए, और ये सब चीजें जो है वो रिपोर्ट्स के थ्रू अपन को पता लगती है। तो ऐसी रिपोर्ट को आपको बिल्कुल रटना नहीं है फिगर्स, आपको सिंपल लैंग्वेज में बस ये ध्यान में रखना है जिसको आप मेंस में लिख सके आराम से, राइट। कि हमारे यहां आज की कंडीशन इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ये है कि खंबे तो हाँ लग रहे हैं, प्रोग्रेसिवली काम चल रहा है, ग्रिड्स वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा काम चल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज अभी भी काफी सारे लोगों के घर तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, राइट। तो ये चीज हमने देखी। 87% जो कस्टमर्स का सर्वे किया गया था वहां पर पाया गया कि ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस उनके पास है, और रिमेनिंग 13% वो या तो नॉन ग्रिड सोर्स का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि सोलार वगैरह का उपयोग कर रहे हैं, या फिर स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, बिजली तक नहीं है। इसके अलावा सप्लाई की अगर हम लोग बात करें कि जो बिजली का सप्लाई जो होता है तो उसमें क्या कटौती हुई है, तो हाँ ये चीज तो अच्छी पाई गई है कि नियरली 17 घंटे एक दिन में अगर हम लोग बात करें ऑन एन एवरेज तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, राइट। 17 घंटे ऑन एन एवरेज के तौर पर, और इंप्रूव हुआ ये सप्लाई। पहले बहुत दिक्कत होती थी, लोगों के घर में 4-4 घंटे ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आती थी, 3-3 घंटे ही आती थी, राइट। तो ये चीज में इंप्रूवमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई तो अब बरकरार है और ये बेहतर होता जा रहा है। तो इस चीज को आप अपने आंसर में रिफ्लेक्ट जरूर कीजिएगा। नियरली 85% कस्टमर, 85% कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि उनके घर पे मीटर लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो ये चीज भी सामने आई, तो ये भी अच्छी बात है, मीटर लगाना इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सेस है वो 83% हाउस होल्ड कस्टमर को प्रोवाइड किया गया, यानी कि 83% घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है, बट हाँ फिर भी काफी सारी जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये कुछ चीजें पता लगी हैं इस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला है। और स्टडी ने ये सजेस्ट किया कि टोटल 66%, 66% जो है जिनका सर्वे किया गया था वो सेटिस्फाइड है। 74% इनमें से कस्टमर अर्बन एरियाज के हैं, शहरी एरियाज के हैं, और 60% गांव क्षेत्र के हैं। तो एक अच्छी चीज हम लोग को इस रिपोर्ट के थ्रू मिली है, पॉजिटिव चीज मिली है कि काम हो रहा है, बट नेगेटिव ये चीज मिली है कि अभी भी लोगों तक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, जिसको हम लोग को पहुंचाना है। अच्छा, आप मुझे नीचे क्या कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि सरकार का क्या टारगेट है, कि किस पर्टिकुलर ईयर तक सरकार चाह रही है कि सभी जगह इंडिया में हर एक हाउस होल्ड के पास जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल हो। साथ ही साथ चलो ये भी लिख देना कि पानी का कनेक्शन मतलब हर एक घर तक कब तक पहुंचाने के लिए सरकार का प्लान है, सरकार का टारगेट है। तो ये दो चीज जरा लिखकर बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है, बिजली और पानी, राइट। मकान के ऊपर तो काम चल ही रहा है, तो यही 3-4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड्स। बात करेंगे इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिला है। ये दूसरी मीटिंग हुई है और ये हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके चेयरमैनशिप पर हुई है, कि इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है ना, इनकी मीटिंग ये हम लोग को देखने को मिली है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से शायद दूसरी मीटिंग नहीं, क्योंकि दूसरी मीटिंग तो पिछले साल ही हुई थी, शायद से ये तीसरी मीटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट, ये बेसिकली न्यूज़पेपर में जो कंटेंट आता है उसके अकॉर्डिंग लिखता हूं, बट फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूसरी हो या तीसरी हो, बट फिर भी एक आपको आइडिया होना चाहिए। कभी कोई स्टेट सिविल सर्विसेज कभी कभी पूछ लेती है, तो उसको भी क्यों अपन को चूकना है। तो एक बार फिर भी पता कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि मैंने पिछले साल ही स्टूडेंट्स को ये इसके बारे में, मीटिंग के बारे में डिस्कस किया था, और उस समय सेकेंड मीटिंग अपन ने कवर करी थी 2019 की। अभी देखिए ये शायद थर्ड मीटिंग होगी शायद से, फिर भी देख लेना एक बार आप, ठीक है। यहां पर कौन कौन मौजूद थे, तो फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे। अब मैं चाहूंगा कि आपके दीवार के सामने, आपके स्टडी रूम में जो दीवार है ना, उसमें अगर आपने बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगाया होगा तो आप जाकर तुरंत खड़े हो जाओ, और अगर नहीं लगाया तो आप बड़ा सा वर्ल्ड मैप जाकर लगा लो अपने दीवार पे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको मैप को तुरंत रेफर करना होता है, तो इसलिए बड़ा मैप जरूरी है, वर्ल्ड मैप का और इंडिया मैप का। तो कई बार मैं बोल चुका, अभी तक अगर माने नहीं हो तो मान लो यार, लगा लो। और जिन स्टूडेंट्स पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आज ही चले आओ शाम में, या फिर कल जाकर ले आना, राइट। लगा देना, आप जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी वर्ल्ड मैप के सामने। मैं जो कंट्रीज के नाम बोल रहा हूं उन कंट्रीज को आप फिंगर से टच करेंगे, राइट। कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, राइट, और किर्गिस्तान। तो ये कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हम लोग को देखने को मिले, और किर्गिस्तान रिपब्लिक या किर्गिज रिपब्लिक के पहले डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यहां पर शामिल थे इस मीटिंग के अंदर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फॉरेन मिनिस्टर्स जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के थे, इन्होंने वेलकम किया इंडिया के एक प्रोविजन को, जो कि $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट का था,
राइट। ये बेसिकली प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए इंडिया प्रोवाइड कराएगी, जैसे कि एनर्जी, आईटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। इस क्षेत्र में यानी कि मोटे मोटे तौर पर इस क्षेत्र पर इंडिया $1 बिलियन का क्रेडिट जो है वो ऑफर कर रही है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। और ये जो क्रेडिट ऑफर किया जा रहा है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है और प्रायोरिटी प्रोजेक्ट के लिए किया जा रहा है। तो ये प्रायोरिटी प्रोजेक्ट कुछ इस क्षेत्र पर अगर होंगे तो उस पर इंडिया का सपोर्ट $1 बिलियन का हम लोग को देखने को मिला लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू। मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है और ग्रांट इन एड क्या होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट इन एड, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। और मिनिस्टर जो है गाइस उन्होंने एम्फेसाइज करी कि ये साथ में मिलकर जो है वो काम करेंगे सैनिटरी एंड एपिडेमियोलॉजिकल सर्विसेज के ऊपर इंडिया की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज, यानी कि कुल मिलाकर कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए ये सभी कंट्रीज मिलकर साथ में काम करेंगी, कंटिन्यू रखेंगे अपने इस काम को। और मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया कि इंडिया का जो एफर्ट है जिसके तहत इंडिया मॉडर्नाइज कर रही है छाबर पोर्ट को। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि छाबर पोर्ट जो है वो, हालांकि लिखा ही हुआ है ईरान में, सॉरी, चलो यहीं पे लिखा हुआ है वैसे तो, चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ कि इंडिया ने जो ये छाबर पोर्ट बनाया था तो वो किस पर्टिकुलर पाकिस्तान के पोर्ट को काउंटर करने के लिए बनाया था। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत एक पोर्ट बनाया हुआ है, उस पोर्ट का नाम आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर, जो कि चाइना ने बनाया है पाकिस्तान के अंदर। तो उसी पोर्ट को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने छाबर पोर्ट को बनाया था और इस पोर्ट को मॉडर्नाइज करने पर हमारा जो काम है उसको अप्रिशिएट किया है यहाँ के मिनिस्टर्स ने। बट ये दुख की बात है कि हम लोग इस पोर्ट पर अभी एट प्रेजेंट अच्छे से ऑपरेट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। बट अभी देखो, अभी नए प्रेसिडेंट आ गए हैं तो अब हो सकता है कि इंडिया की थोड़ी सी बहुत भलाई हो, क्योंकि सुनने में तो आ रहा है कि मोदी जी का सपोर्ट करेंगे जॉय बाइडेन। अब देखो क्या होता है, आगे चल के इस पर भी चर्चा करेंगे, कुछ अच्छा एक आर्टिकल आएगा तो, राइट। बाकी अभी के लिए ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और इस छाबर पोर्ट से फायदा सेंट्रल एशियन कंट्री को कुछ इस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि मेन जो छाबर पोर्ट जब के बारे में जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियस बात है कि इंडिया की पाकिस्तान से बनती नहीं, तो हम लोग को सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक माल पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, तो पाकिस्तान से होकर तो हम जाएंगे नहीं। तो हमने ये फैसला लिया था कि हम ईरान पे वाया सी रूट के थ्रू सामान भिजवाएंगे और यहां से सामान जो है वो अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशियन कंट्री तक पहुंचेगा। तो ये इस प्रकार का हमने जो है वो प्लान किया हुआ है, राइट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इंडिया का ट्रेड को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इस चीज को ही इन्होंने अप्रिशिएट किया कि इस पर्टिकुलर छाबर पोर्ट के थ्रू ये ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह हम लोग को देखने को मिलेगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में और इंडिया के बीच में, राइट, या फिर साउथ एशिया के बीच में। तो ये चीज है हम लोग को नजर आ रही है। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस अपन बात करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स के बारे में, मानदंड के बारे में। बट बिफोर दैट मेरा एक क्वेश्चन का आंसर लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स पर कि हमारी कंट्री के अंदर कितने मेजर पोर्ट्स हैं, टोटल कितने मेजर पोर्ट्स हैं, इसका आंसर लिखिए। और लेटेस्ट अभी किस पोर्ट को मेजर पोर्ट का दर्जा दिया है, ये दो क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। अगर नहीं पता है तो सर्च करके लिखकर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स पर, राइट। तो अभी पहले जान लेते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन से पहले कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। तो सिंपल सी चीज है, देखो यहां पर केरला के अंदर एक इशू हुआ था, राइट। आज से 1-1.5 साल पहले हम लोग को इशू देखने को मिला था केरला के अंदर कि मराडू म्युनिसिपैलिटी है केरला के अंदर, एक एरिया म्युनिसिपैलिटी का, यहां पर इन्होंने बिल्डिंग तान दी थी। ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी ये कोस्टल एरिया के काफी नजदीक थी, जो समुद्री तट जो है ना उसके काफी नजदीक थी। और उस क्षेत्र पर यह बिल्डिंग बनाई गई थी जिस क्षेत्र पर अलाउड नहीं था बिल्डिंग्स को तैयार करना, किसी प्रकार के लार्ज कंस्ट्रक्शन करना, बट उस क्षेत्र पर बिल्डिंग बना दी। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 23 को कहा पिछले साल कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन के कारण एनवायरमेंट को भारी नुकसान पहुंच रहा है, राइट। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स यहां पर नहीं होना चाहिए। बट बाद में फिर खिचड़ी हम लोग को देखने को मिली, यहां पर एक एरिया पर बहुत सारी सरकार की खिचड़ी वगैरह हुई, उस पर अपन को ज्यादा चर्चा नहीं करने की। यहाँ की जो सरकार है वो हटाने पर तैयार नहीं हो रही थी, कि इस इलीगल कंस्ट्रक्शंस को डिमोलिश करने पर तैयार नहीं हो रही थी। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अटैक किया और कहा कि 1 महीने का समय, हटाओ उसको पूरा, राइट, खत्म करो इस बिल्डिंग को पूरी। तो उस 1 महीने के पीरियड में पूरी बिल्डिंग जो है वो खत्म हो गई थी, राइट। हम लोग को देखने को मिला कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। अब सपोज कि मैंने इस क्षेत्र पर एक फ्लैट लिया था अपना, ठीक है, बिल्डिंग से उसमें मैंने एक फ्लैट लिया। अब यहां पर सरकार ने तो बिल्डिंग गिरा दी, अब मैंने जो फ्लैट लिया था मेरे पैसे भरे थे, अब मुझे क्या फायदा मिलेगा, मेरा तो नुकसान हो गया। तो यहां पर यही चीज है कि जो भी लोग यहां पर रह रहे थे, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया था,
तो उनके कंपनसेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक 1 मेंबर कमेटी भी तैयार करी थी, स्टैब्लिश करी थी, और जो कि केरला हाई कोर्ट के जज हम लोग को देखने को मिले थे। रिटायर्ड जज थे ये, जस्टिस के बालकृष्णन अय्यर। तो इनकी कमेटी थी अभी, और ये कंपनसेशन जो पे किया जाना है फ्लैट ओनर्स को, तो उनके लिए ये हम लोग को देखने को मिली थी। तो जनरली ये थोड़ा सा ये भी याद रखना, आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि बालकृष्णन अय्यर कमेटी किससे एसोसिएटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए जनरली कि जो फ्लैट के जो ओनर्स हम लोग को देखने को मिले थे ये मनाडू म्युनिसिपैलिटी के, तो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये कमेटी है। ठीक है, अभी इस कमेटी को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिला था। ठीक है, तो इतना आप लोग को बस आइडिया होना चाहिए, बस ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। राइट, मेनली जो अपने काम की चीज है वो है कोस्टल रेगुलेशन नॉर्म्स। तो इसको अपन देखते हैं। तो सेक्शन 3 जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का हम लोग को देखने को मिलता है, इसी के तहत इशू किया गया था कोस्टल रेगुलेशन जोन का नोटिफिकेशन फरवरी 1991 में, और 2018 और 2019 में कुछ नए रूल्स जारी कर दिए गए थे। अब देखो, पहले रूल्स बनाए गए कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स थे। अब इसको अपन चीजों को समझेंगे। देखो, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो ना, एक चीज दिमाग में याद रखना, चीजों को समझने के ऊपर फोकस करना, ना कि रटने के ऊपर। और बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, जब आप समझने पर ज्यादा ध्यान दोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आपके दिमाग में आती जाएंगी। जैसे कि कोस्टल रेगुलेशन जोन की बात हो रही है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो हमारे तटीय जो क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलते हैं, तट वगैरह जो होते हैं हमारे, राइट, तो उस क्षेत्र को रेगुलेट करना है। क्यों रेगुलेट करना है भाई, ऐसा क्या है इस क्षेत्र में? तो ऑब्वियस ही बात है कि इस क्षेत्र में अगर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होंगे और यहां पर अगर सुनामी आ जाती है या कोई भी साइक्लोन आ जाता है, कोई भी तूफान आ जाता है, तो ये जो लार्ज कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो डैमेज होंगे। तो यहां पर प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, ना ही सिर्फ प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, यहां पर किसका नुकसान होगा, लोग मर सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है ना। तो इसीलिए रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि किसी प्रकार की हानि ना हो, नुकसान ना हो किसी तरीके का। तो इस क्षेत्र को देखा जाता है, राइट, मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो इसीलिए ये कुछ इसमें रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसको फॉलो करना होता है। जब ये स्टार्टिंग में बनाई गई थी तो रूल्स रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट थे, बट 2018 और 19 के अंदर हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा ईज किया, यानी कि उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस को हम लोगों ने हटाए, रिमूव किए। किस पर्पस के लिए? कि यहाँ पर टूरिज्म वगैरह हम लोग इंकरेज कर सकें कोस्टल एरियाज के अंदर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज को पहले रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, बट फिर धीरे से हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस हटवाए। जैसे कि आज की डेट में आप कोस्टल एरियाज पे जाओगे तो आपको रिजॉर्ट्स वगैरह दिखाई देंगे, नजर आएंगे, राइट। रिजॉर्ट्स जो होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा कई बार। लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं रिजॉर्ट कोस्टल एरिया के पास? खूबसूरत तो दिखते ही है। अब वो सिर्फ खूबसूरती उसके पीछे का कारण नहीं है कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करना, खूबसूरत चीज दिखा के, वो उसके पीछे का कारण नहीं है। पीछे का मेन कारण है कि वहां पर अगर कोई स्ट्रॉम आता है, तूफान आता है, तो वहां पर कोई प्रॉपर्टी का डैमेज ना हो और वहां पर लोग मरे ना, बेसिकली। क्योंकि अब बिल्डिंग गिरेगी तो बिल्डिंग में धस के लोग मर जाएंगे, बट ये लकड़ी का अगर एक झोपड़ा आप बोलोगे वो गिर जाएगा तो उसमें लोग मरेंगे नहीं एज सच, राइट। नुकसान उतना नहीं होगा, हल्की फुल्की चोट आएगी, राइट। तो इन सब चीजों को भी देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप सोचोगे ना तो आपको आंसर अपने आप मिलना शुरू होगा चीजों का। बट क्वेश्चन करना आपके ऊपर है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना है कि हाँ यार ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या था। तो सिंपल लॉजिकल चीजों को ढूंढोगे आप तो आपको सब आंसर्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल और लॉजिकल चीज। और यही डिमांड है सिविल सर्विसेज की आपसे कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपकी अप्रोच पूरी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और रटने की जरूरत नहीं, अपने आप चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग को क्या रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं? तो काफी सारी एक्टिविटीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि यहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया, राइट। क्योंकि बड़ा कंस्ट्रक्शन अगर होगा, लार्ज कंस्ट्रक्शन, तो ये डैमेज होने की इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब ह्यूमन लाइफ के नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं की जानी है, ये रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि कोई भी नई इंडस्ट्री जब आएगी तो ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करती है, और उस इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकलेगा तो कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा, और समुद्र में पोल्यूशन जाएगा तो क्या होगा? समुद्र के जो स्पीसीज हैं उनको नुकसान होगा, राइट। तो यही चीज है। ऑलरेडी हमारे ओशियन पोल्यूट होता जा रहा है, हम लोग ओशियन पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, बट अगर इंडस्ट्री वगैरह कोस्टल एरिया पर सेटअप कर देंगे तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा एकदम ज्यादा, राइट। इसके अलावा टारगेट किया जाता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हजार्डस मटेरियल जो है उसको स्टोर करके नहीं रखना। हजार्डस खतरनाक जो मटेरियल होता है उसका स्टोरेज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पर डिस्पोज करना है किसी भी प्रकार के ऐसे खतरनाक मटेरियल्स को। यहाँ पर माइनिंग नहीं की जानी है, यहाँ पर रिक्लेमेशन एक्टिविटी नहीं होगी। रिक्लेमेशन एक्टिविटी यानी कि देखो, आपने जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं चाइना का एग्जांपल लेता हूं, तो आपको पता होगा कि चाइना काफी सारे आइलैंड्स बना रहा है, काफी सारे टापू बना रहा है। जो टापू पहले नहीं थे वो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाइना उस टापू को बना रहा है। कैसे बनाया जाता है? एक क्षेत्र पर बहुत सारी रेत लेकर लगा दी जाती है, यानी कि जिस क्षेत्र पर जमीन नहीं है, लैंड नहीं है, उस क्षेत्र पर मटेरियल डाल के जमीन बनाई जाती है, लैंड सरफेस बनाया जाता है, राइट।
तो ऐसी एक्टिविटी को रिक्लेमेशन एक्टिविटी हम लोग कहते हैं। इसके अलावा बंडिंग यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पॉल्यूटेंट्स डिस्पोज किए जाते हैं, राइट, जैसे कि गार्बेज वगैरह हो गया, कचरा कूड़ा वगैरह हो गया, डिस्पोज किए जाते हैं, तो ये बंडेंट्स होते हैं, तो बंडिंग इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर ये सब एक्टिविटी नहीं कंडक्ट की जानी कोस्टल क्षेत्र के पास, कोस्टल एरिया के पास, राइट। कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस पर ये सब नहीं किया जाना चाहिए। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसका एक क्राइटेरिया होता है, चेक किया जाता है उस क्षेत्र पर पॉपुलेशन, जनता कितनी है उसको देखा जाता है, वहां पर इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी कैसी है, यानी कि वहां पर कहीं ज्यादा स्पीसीज तो नहीं है, राइट, उसको चेक किया जाता है कि उस इंडस्ट्री से आने से या जो भी एक्टिविटी वहां पर बनाई तैयार की जानी है उसके आने से वहां पर कोई स्पीसीज को तो नुकसान नहीं होगा, तो वो पूरे एरिया को एनालाइज किया जाता है, राइट। इसके अलावा शोर से कितना डिस्टेंस है, शोर इन द सेंस कि जहां पर समुद्र का पानी जहां तक आता है तो उससे कितने डिस्टेंस पर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कितने डिस्टेंस पर लोग रह रहे हैं, जनता है या बेसिकली वहां पर नेचुरल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये पूरी चीजें देखने के बाद एक डिसाइड किया जाता है कि कितने क्षेत्र के एरिया को जो है वो नो डेवलपमेंटल जोन पे रखना है, या क्या रेगुलेशंस क्या रूल्स या क्या रेस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाए जाएंगे। तो ये एनालाइज करने के बाद जो है वो रेस्ट्रिक्शंस पुट किए जाते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और लेटेस्ट नियम क्या कहते हैं कि नो डेवलपमेंट जोन 20 मीटर का होगा सभी आइलैंड्स में जो कि मेनलैंड कोस्ट के नजदीक है, और सभी बैक वाटर आइलैंड्स पर जो कि मेनलैंड में हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि आइलैंड्स पे आप 20 मीटर तक कोई भी किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरीके का नहीं, ना ही वहां पर आप रिजॉर्ट्स लगा सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे, राइट, तो ऑब्वियसली बात है छुट्टी बनाने तो जाओगे नहीं, तो फिर जब आईएएस में आपका सिलेक्शन होगा तो जब आपका भारत दर्शन कराया जाएगा तो उसमें आपको कोस्टल एरिया पे भी ले जाया जाता है। तो वहां पर आप देखिएगा कि आपको बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स में रखा जाएगा, राइट। तो ये जो रिजॉर्ट्स होते हैं जो बीच के काफी नजदीक होते हैं, तो जो एरिया 20 मीटर का होगा, कोस्टल एरिया जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो जो 20 मीटर का होगा उस जगह पर ना कोई इस प्रकार के रिजॉर्ट्स भी नहीं होंगे, जो ये लकड़ी के जो रिजॉर्ट बनते हैं ना वो भी नहीं होंगे। यानी कि वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, बिल्कुल एरिया जो होना चाहिए वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, राइट, नेचुरल होना चाहिए, जैसा था, जैसा कोस्टल एरिया होता है बेसिकली, राइट, तो ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर रूरल एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो उसको दो सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड जो रूरल एरियाज का हम लोग को देखने को मिलता है, एक कैटेगरी है डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरिया, यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और दूसरी कैटेगरी हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है, कम है यहां पर बताया जाता है। तो उसमें फिगर रखा जाता है 2161 का, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जिस क्षेत्र पर 2161 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर, तो वहां पर नो डेवलपमेंटल जोन जो होगा वो 50 मीटर का होगा, यानी कि उस क्षेत्र के 50 मीटर के आसपास किसी भी प्रकार का, यानी कि उस कोस्टल एरिया के 50 मीटर्स के आसपास किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, राइट। इसके अलावा इससे पहले 200 मीटर का हुआ करता था, बट इसको 50 मीटर कर दिया गया क्योंकि रिलैक्स किए हैं कुछ रूल्स रेगुलेशन। और इसके अलावा जिस क्षेत्र पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 से कम की है, तो वहां पर 200 मीटर तक का नो डेवलपमेंटल जोन एक्सटेंड किया जा सकता है, 200 मीटर तक का। यहां पर क्या लिखा है, नो डेवलपमेंटल जोन इज 50 मीटर, यानी कि एग्जैक्ट 50 मीटर तक आप कुछ नहीं करोगे, यहां पर 200 मीटर तक आप नहीं करोगे, यानी कि यहां पे 50 भी आप कर सकते हो और 60 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा वो अथॉरिटीज के ऊपर, बट यहां पर 200 मीटर तक आप एक्सटेंड कर सकते हो इस क्षेत्र पे नो डेवलपमेंटल जोन को, ठीक है। तो ये चीज हमें बताई जा रही है। और ये पूरी चीजों को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, ये पूरे रूल्स रेगुलेशन जो तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ये चीज याद रखना, रूल्स तैयार करती है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, बट उसको लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज के थ्रू, ठीक है। तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और ये था अपना पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब गाइस बात की जा रही है EOS 01 के बारे में। EOS क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो इंडिया की ये लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस साल इसरो ने ये लॉन्च करी है। इसरो का ये पहला मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले साल रीसेट 2B R1 हम लोग को देखने को मिली थी, उसके बाद इसने ये लॉन्च किया है। हालांकि GSAT 30 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो भी इसी साल जनवरी में इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। एरियन रॉकेट से लॉन्च की गई थी, फ्रेंच गुनिया से ये लॉन्च की गई थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। बाकी फिर अभी एट प्रेजेंट लेटेस्ट अभी इसरो ने इस चीज को लॉन्च किया है, राइट, EOS 01 को। और EOS 01 क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये धरती को ऑब्जर्व करेगी, राइट। क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व करेगी वो आगे चल के बताऊंगा। और बिफोर दैट
ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, कुछ नहीं है, रीसेट ही है ये। और रीसेट 2B और रीसेट 2BR1 जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी उसके साथ मिलकर ये काम करेंगी और इन सभी सैटेलाइट्स को EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज के नाम से जाना जा रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इनका उपयोग किस पर्पस के लिए होगा, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, धरती को ये ऑब्जर्व करेगी, मॉनिटर करेगी, मैपिंग करेगी कि धरती में किस क्षेत्र पर जमीन है, लैंड है, किस क्षेत्र पर फॉरेस्ट है, किस क्षेत्र पर पानी है, किस क्षेत्र पर मिनरल्स है, कहां पर ज्यादा मछलियां हैं, मौसम कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, राइट, सॉइल वहां की कैसी है, फर्टाइल है कि नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं है, वो चीज देखेगी। जियो स्पेशियल कंटूर मैपिंग ये हम लोग को करके देगी, राइट, प्रोवाइड कराएगी। तो ये बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हैं, ये सैटेलाइट्स के थ्रू पॉसिबल हो पाएगी। तो ये चीज यहां पर बताया। और एडवांटेजेस क्या होते हैं रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स के, तो देखो जो दूसरे हम लोग को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं उससे बेहतर रडार इसलिए उपयोगी माने जाते हैं क्योंकि ये चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे ज्यादा गर्मी हो, चाहे ज्यादा बादल हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, चाहे फॉग हो, राइट, कैसी भी स्थिति हो, ये हाई क्वालिटी इमेजेस जो है वो प्रोवाइड कराती है 24/7 हर समय हमारे रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को। तो ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है रडार सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। और ये जो अभी लॉन्च करी है एक प्रकार की रडार सैटेलाइट ही है, एक प्रकार की, और जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट की जो सीरीज है उसका ही एक पार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एक आपको पता होना चाहिए EOS 01 के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है कि यहां पर जो मेजर ग्लोबल एनर्जी कंपनीज हैं, जो एनर्जी कंपनीज हमारी पूरे दुनिया भर में जो देखने को मिलती हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट से बोल रही हैं कि नेचुरल गैस को GST के अंडर लाया जाए। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, चर्चा कर रही है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि जो नेचुरल गैस जो हम लोग को देखने को मिलती है उसको GST में शामिल किया जाएगा। आज की रेट में पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब GST में नहीं आते हैं, राइट, बट नेचुरल गैस को GST में शामिल करने पर फोकस किया जा रहा है। और ये हालांकि काफी सारे ऑफिशियल्स ने ये कह भी दिया कि इस पर ये काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में नेचुरल गैस भी GST में शामिल हो जाए, राइट। और बेनिफिट्स क्या होंगे नेचुरल गैस को GST में शामिल करने के, तो देखो एक तो क्या होगा, टैक्स कास्केडिंग का इंपैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो डबल टैक्स जिसको आप लोग कहते हो जनरली, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, राइट, डबल टैक्स की जो प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएंगे कि कास्केडिंग इंपैक्ट जो होता है टैक्स का वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो उसको आप डिफाइन करिए। डिफाइन का मतलब मेरा ये है कि आप जो बुक में जो डेफिनेशन लिखी है स्टैंडर्ड बुक में, उसको आप मेंशन कीजिएगा पढ़ने के बाद, 5 बार पढ़िए और उसके बाद फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइएगा। तो ये वाली चीज रिड्यूस होगी, कम होगी, राइट। और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है और भी काफी सारे वैल्यू एडेड टैक्सेस जो है वो भी हट जाएंगे अगर GST के अंदर आ जाती है। GST के अंदर एक बार चीज आ गई तो वन टाइम टैक्स जो है वो पे करना होगा, राइट। इसमें मल्टीपल जो वैल्यू एडिशन जो होगा वो सब का झंझट नहीं यहां पर देखने को मिलेगा। और जो ये वैल्यू एडिशन जो होता है इसी के कारण ये कास्केडिंग इफेक्ट्स, डबल टैक्सेशन का इफेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो काफी फायदा हो जाएगा, उससे पूरी प्रोसेस जो होगी वो काफी इजी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोग जो होंगे वो नेचुरल गैस की फील्ड में फिर एंटर होंगे, शामिल होंगे, जिससे कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी हाई हो जाए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट आने लगेगा। क्योंकि जो भी लोग हैं जो नेचुरल गैस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, वो पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि टैक्सेस के रिजीम को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो इसलिए वो पीछे चले जाते हैं। बट वन टाइम टैक्स वाले जो सिनेरियो आ जाएगा, GST जब आ जाएगा, तब इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा और ज्यादा शेयर भी हम लोग को नेचुरल गैस का इंक्रीज हो जाएगा। सरकार का जो गोल है ना, टारगेट जो है, जिसमें सरकार ने बोला कि इसका हमारा जो एनर्जी बास्केट है उसको हम लोग को नेचुरल गैस के मामले में 6.3% से बढ़ाकर 15% करना है, राइट। तो इस टारगेट को अचीव करने में काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि नेचुरल गैस का एडॉप्शन जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट, GST में जब नेचुरल गैस आ जाएगी। तो ये वाली चीज है, इसके बारे में आपको जनरली आइडिया होना चाहिए, राइट। अब इस न्यूज की बात करें तो स्किल इंडिया मिशन के अंडर अवार्डिंग बॉडीज और असेसमेंट एजेंसीज के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं, लाई गई हैं। कुछ गाइडलाइंस, एक मिनट रुकिएगा, पीछे चला गया ये। कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कोलैबोरेशन किया है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के साथ, और कुछ गाइडलाइंस जारी कर दी हैं अवार्डिंग बॉडीज के लिए और असेसमेंट एजेंसीज के लिए, और ये डिजिटल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है। मेन पर्पस क्या है, तो देखो स्किल इंडिया मिशन के अंडर जो भी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है, मेन फोकस ये करना है कि वो क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं की जा रही, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है उससे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, जैसे कि हम स्किल्स क्यों प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये चेक करना है कि स्किल्स लेने के बाद एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही, जॉब्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, इस पर फोकस करना है, राइट। इस पर इसको और बेहतर करना है कि जिससे कि
स्किल्स लेने के तुरंत बाद ही उनको जॉब्स मिलना शुरू हो जाए, तो टाई-अप्स वगैरह करना है अलग अलग एंटरप्राइज से, बिजनेसेस से, राइट। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज करना है कि हर एक जगह पर जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है स्किल इंडिया मिशन के थ्रू, तो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स वो फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें, तो इस पर भी जो है वो फोकस किया गया। तो ये गाइडलाइंस इन सब चीजों के ऊपर बेस्ड हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। हालांकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली दो बात हम लोग करेंगे, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और दूसरा एनसीवीईटी के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम लोग बात करें तो 2014 में ये लाई गई थी। फोकस ये था कि स्किल्स के थ्रू लोगों की इंप्लॉयबिलिटी जो है वो इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, राइट। साथ ही साथ यहां पर टारगेट ये था कि इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 2016 से लेकर 2020 की जो योजना हम लोग को देखने को मिली थी, उसके अंडर इसको लाया गया था इस प्रोग्राम को, और अभी तक इसने 92 लाख लोगों को ट्रेनिंग ऑफर की है। तो ये चीज इसके बारे में आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ही नोटिफाई किया था एनसीवीईटी को, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि एनसीवीईटी के अंदर ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ऑफर की जाती है लोगों को, राइट। और ये 2018 में लाया गया था, और ये स्किल्स रेगुलेटर के तौर पर काम करता है, यानी कि ये चेक करता है कि जो ट्रेनिंग वगैरह अलग अलग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ये प्रोवाइड कराता है, तो उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ऑफर की जा रही है कि नहीं की जा रही, तो इस पर निगरानी रखने का, रेगुलेट करने का काम जो होता है वो एनसीवीईटी का होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इसके बारे में। इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट में इसका उद्घाटन कर दिया गया है, और ये मैरीटाइम विजन 2030 की लाइन पर किया गया है। यानी कि जो हम लोग ने टारगेट किया हुआ है कि मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर कि 2030 तक हम लोग को किस प्रकार से मैरीटाइम सेक्टर की ग्रोथ लेकर आनी है, तो उसी की लाइन पर, यानी कि जो सेट किया है हमने गोल्स, तो उस गोल को अचीव करने के लिए ही ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट पर इसका उद्घाटन हुआ है, और उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग के द्वारा, राइट। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ये जो पोर्ट ट्रस्ट है वीओ चिदम्बरम, ये कहां पर लोकेटेड है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर बताएंगे। तो देखिए, ये क्या हमने बात करी इसकी, ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी है। डायरेक्ट पोर्ट एंट्री यानी कि पोर्ट्स में डायरेक्टली एंट्री देने वाली फैसिलिटी। अब किस चीज की एंट्री देगा ये, तो देखो, ट्रक पार्किंग टर्मिनल जो है जहां पर ट्रक्स वगैरह पार्क होते हैं, तो वहीं पर ही ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी बनाई है, यानी कि जहां पर ट्रक आएंगे वहीं से ही जो ट्रक का जो सामान है वो निकाला जाएगा और शिप में उसको ऑनलोड किया जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीजें जिससे कि फास्ट, बहुत ही जल्दी एक्सपोर्ट हम लोग कर सकें, या फिर इंपोर्टेड कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको बहुत ही जल्दी तुरंत हम लोग ट्रक में उसको ऑनलोड करके जो भी डेस्टिनेशन है जहां पर उस सामान को पहुंचाना है वहां पर पहुंचाया जा सके। तो ये स्मूथ और फास्ट काम होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो ये काफी शानदार चीज है। और ये जो सागरमाला जो हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिला था प्रोग्राम, सागरमाला प्रोग्राम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसके तहत हम लोग अपने पोर्ट्स वगैरह को मॉडर्नाइज कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, तो इस सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू, राइट। तो उसी के ही अंडर ये चीज डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ये कस्टम क्लियरेंस एक्सपोर्ट कार्गो का इशू करने के लिए कंडक्ट की जा रही है, जो सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू जो हम लोग को देखने को मिली थी, राइट, जिसके तहत हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स करना है कार्गोस का, यानी कि माल वगैरह का, सामान वगैरह का। तो इस पर फोकस किया कि जल्दी जल्दी क्लियरेंस जो है वो मिल जाए, सामानों को जल्दी से जल्दी हम लोग शिप में चढ़ा सकें। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट हो सके, जल्दी से जल्दी सामान जो है वो ज्यादा दिनों तक पोर्ट में ना रहे, वो तुरंत जो है वो शिप में लदे और एक्सपोर्ट हो, या फिर शिप से अगर आ रहा है तो इंपोर्ट हो रहा है तो तुरंत जो है वो ट्रक्स में आए और जिस भी डेस्टिनेशन में उसको पहुंचना है तुरंत पहुंचे। तो ये फास्ट काम होगा इससे। और ये मैरीटाइम विजन 2030 के ही अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की है। इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट इसलिए रिड्यूस होगी क्योंकि ज्यादा देर तक ट्रांसपोर्ट को, यानी कि जो गाड़ी आई है उसको रुकना नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि आप जानते हो ज्यादा देर तक जब गाड़ी जो होती है वो आपको, जब गाड़ी को आप हायर करते हो, ट्रांसपोर्टेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपको कितनी देर तक, कितनी दूर तक माल पहुंचाना है, और वो माल जो है वो कितनी देर तक रहेगा। क्योंकि देखो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, अपने आप को मानो कि आप एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वाले हो, राइट। आपने एक गाड़ी को भेजा है सामान को छुड़वाने के लिए, यानी कि वहां पर वो सामान जो है वो छोड़कर आएगी गाड़ी। अब रास्ते में अगर रुक रही है गाड़ी, तो ऑब्वियस ही बात है कि सामान को छोड़ना और डेज, टाइम भी तो काउंट होता है ना, क्योंकि गाड़ी जब हायर होती है तो वो टाइम और किलोमीटर्स दोनों के अकॉर्डिंग हायर की जाती है। तो इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगा, सामान का लाना और ले जाने का जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। तो ये फायदा होगा इसका, क्योंकि
तुरंत जो है वो गाड़ी को वेट नहीं करना होगा, तुरंत गाड़ी में सामान लदेगा और सामान पहुंचेगा अलग अलग जगह पर जहां से भी इंपोर्ट होकर सामान आ रहा है या एक्सपोर्ट होने की बात है तो गाड़ी को वहां पे ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से प्रैक्टिकल चीजें आप समझो। साथ ही साथ वेलोसिटी कार्गो की बढ़ जाएगी, वेलोसिटी यानी कि फास्ट होगा पूरा काम, राइट, जल्दी जल्दी माल जाएगा और फिर माल आएगा। तो मतलब जो समय लगता था, जैसे मान के चले कि आधा दिन अगर ट्रक को वहां पे खड़े हुए लग जाता था, तो वो आधा दिन उसको नहीं लगने वाला, तुरंत जो है वो ट्रक वहां पे छोड़ेगा सामान और तुरंत आएगा, उसको वहां देर तक जो है वो खड़ा रहने की रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इस प्रकार की चीज है। यहाँ पर डायरेक्ट मूवमेंट जो है वो कंटेनर्स का फैक्ट्री से ही होगा, जो भी फैक्ट्री जो होगी वो वहीं से पूरा का पूरा कंटेनर जो है उसको वहां पर रखेंगी। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रक के पीछे वो कंटेनर रख दिया जाता है और उसी कंटेनर को उठाकर एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब शिप में रख दिया जाता है। तो ये डायरेक्टली इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से ही कंटेनर बनेगा और ट्रक में ही लद के सीधे जाएगा, राइट, उसको कहीं पर भी वेयर हाउस में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स, कंसेंट, प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्टर्स को मिलना शुरू हो जाएंगे इससे, राइट, नंबर्स बढ़ जाएंगे प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होगा ना, फास्ट स्मूथ काम होगा। आगे की चर्चा करें, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की बात करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल का एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया था 2020 में, नवंबर 2020 में, अभी रिसेंटली हमने देखा। तो ये हमारा 10 साल का ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट के अंदर हम लोग टारगेट करेंगे कि किस प्रकार से मैरीटाइम सेक्टर को हम लोग को और अच्छा इंप्रूव करना है, राइट, और ये बहुत ही जल्दी हम लोग प्रॉपर तरीके से इसको रिलीज करेंगे। ये सागरमाला जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिला है, उसकी जगह लेगा ये मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। एम ये है कि हम लोग को अपने वाटरवेज को बूस्ट करना है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना है, राइट, इंकरेज करना है टूरिज्म को, क्रूज टूरिज्म को, कि जो क्रूज शिप वगैरह नहीं होती हैं तो उसको हम लोग बूस्ट करेंगे कि एक पोर्ट से हमारी क्रूज दूसरी पोर्ट में आएगी। काफी सारे लोग जो है जैसे कि उनको टूर वगैरह करना होता है, जैसे कि मुझे खुद पसंद है कि इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी क्रूज होती है ना, जो जैसे इंडिया से जो सिंगापुर के लिए क्रूज जो जाती है, राइट, मालदीव्स के लिए जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ऐसी जो क्रूज होती है वो काफी अच्छी होती हैं, आप उसमें बहुत इंजॉय करते हो, क्योंकि वो पूरी क्रूज जो होती है वो अपने आप में एक मतलब उसके अंदर आपको पूरा शॉपिंग मॉल दिख जाता है, उसके अंदर पूरा आपको कसीनो मिल जाता है, बहुत सारी चीजें होती है उस क्रूज के अंदर, यानी कि इतनी सारी एक्टिविटी होती है। क्योंकि आप काफी सारे यूट्यूब में वीडियोस देखोगे तो आपको खुद को इंटरेस्ट डेवलप होगा कि यार अपन भी चलते हैं, कि समुद्र के बीच में आप बैठे हो, मस्त ऊपर एंजॉय कर रहे हो, राइट, और वहीं पर इवन क्रूज के अंदर ही स्विमिंग पूल होता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी क्रूज जो है वो हम लोग अगर तैयार करें हमारी कंट्री, क्योंकि हमारा खुद का कोस्ट लाइन काफी बड़ा है, अगर हमारी कंट्री के मुंबई से लेकर अगर हम लोग पूरी क्रूज को गोवा तक भी लेकर आए, हालांकि अभी भी चलती है मुंबई टू गोवा वाली क्रूज हम लोग को देखने को मिलती है, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स में भी अगर हम लोग इस प्रकार की फैसिलिटीज अपनी चालू कर दें तो कितना अच्छा होगा, टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा, लोग रिलैक्स करने के लिए इन सब क्रूज में जाएंगे। तो ये सब चीजें, तो इस प्रकार की एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। 25,000 करोड़ की ये फंडिंग होगी। इसमें बताया जा रहा है कि लो कॉस्ट लॉन्ग टेन्योर फाइनेंसिंग जो है वो ऑफर किया जाएगा इस सेक्टर के लिए, और इसमें सेंटर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी 2500 करोड़, राइट, 7 सालों में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये है मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की कुछ चीजें। इसके अलावा पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एक पैन इंडिया पोर्ट अथॉरिटी जो है वो सेटअप करने की बात की जा रही है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जो कि हमारी कंट्री के जितने भी पोर्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेगी, राइट, यानी कि उनके ऊपर ही हम लोग को देखने को मिलेगी, एपेक्स अथॉरिटी के तौर पर ही हम लोग को देखने को मिलेगी, राइट, और ये न्यू इंडिया पोर्ट एक्ट के तहत सेटअप की जाएगी। इसके अलावा ईस्टर्न वाटरवेज कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड प्रोजेक्ट भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट, ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को और म्यांमार को। तो ये वाली चीज भी है कि वाटरवेज के थ्रू हम लोग इन कंट्रीज के साथ भी कनेक्ट होने वाले हैं। इसके अलावा रिवराइन डेवलपमेंट फंड हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर इनलैंड वेसल्स हम लोग को नजर आएंगे, यानी कि एक तो शिप होती है, फिर एक छोटे वेसल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि जो हमारी इनलैंड रिवर्स वगैरह जो हम लोग को नजर आती हैं, तो वहां पर ये वेसल्स, वहां पर ये शिप्स ऑपरेट करेंगे। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो नदियां हैं उसको भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टली जो जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था कि जो शिप्स जो होती हैं समुद्र से जो हमारे पोर्ट्स तक आती हैं, उस शिप से सामान जो है वो निकलेगा और सामान जो है वो ऐसी शिप में डलेगा, ऐसे वेसल्स में डलेगा जो कि हमारी जो वाटरवेज है हमारी कंट्री की, राइट, जो रिवर्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है इनलैंड वाटरवेज, तो उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसका सहायता लेंगे, और माल जो है वो डायरेक्टली पोर्ट से इनलैंड वाटरवेज की मदद से डायरेक्टली हमारी कंट्री के अंदर माल जाएगा। तो इससे और भी फायदा होगा, हमारा कॉस्ट जो है वो काफी बचेगा, क्योंकि देखो शिप में आप बहुत सारा सामान लोड कर सकते हो, राइट, एक साथ में बहुत सारा सामान लेकर जा सकते हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है रोडवेज के थ्रू। रेलवेज में भी आप लेके जा सकते हो, बट शिप जो है उससे आपका पोल्यूशन जो है वो कम होगा ना काफी, तो ये वाली चीज है, तो इसमें भी फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से आप चीजों को लिखोगे अपने आंसर में, रिलेट करोगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं
कि आपको एक अच्छे भी पॉइंट्स है और आपका एक आंसर भी काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि एनवायरमेंट का क्लॉज भी यहां पर आप लिख दोगे ध्यान में रखते हुए, राइट। तो ये वाली चीज है। पोर्ट के चार्जेस भी काफी सस्ते होने वाले हैं, इसके चलते जो भी हिडन चार्जेस हैं वो यहाँ पे हट जाएंगे इस प्रकार के। और वाटर ट्रांसपोर्ट को हम लोग को प्रमोट करना जा सकता है, वही चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में अपन ने बात करी। हालांकि मैरीटाइम इंडिया विजन जो है वो, और इसमें और भी पॉइंट्स आने वाले समय में अगर अपन को न्यूज में देखने को मिलते हैं तो मैं इसका अपडेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये मैरीटाइम इंडिया विजन, नोट डाउन करके कहीं पर लिख लो, स्टार मार्क कर लो इस पे, राइट। 10 सालों का मिशन है, विजन है ये, राइट। जो टारगेट है 10 सालों का है, उस 10 सालों में मैरीटाइम सेक्टर को हम लोग को अच्छा करना है, बेटर करना है। तो ये पूरी चीज आप मेंशन करिएगा, राइट, और लिख के रख लीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए, तो लाइक का बटन हिट कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा गाइस लेक्चर को, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके। और आपका जो आज का होमवर्क है वो है मिड डे मील स्कीम, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट, 27 अगस्त को मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसके अलावा 25 सितंबर को आपको पढ़ाया हुआ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में, एनबीएफसी एमएफआई के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये क्या होते हैं, तो आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, राइट। और बाकी मैंने पीडीएफ, मंथली पीडीएफ पेड पैकेज आपको कैसे परचेज करना है उसके बारे में स्टार्टिंग में बता ही दिया है, आपको जानकारी मिली गई होगी ऑलरेडी। और फेसबुक पर है अगर आप, तो आप मुझे कमलाक्ष झा मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।